जैसे श्री राम जी ने छुप के बाण मारा था बाली को, तो अगले जन्म में भील आया था जिसने श्री कृष्ण को बाण मार के उसका कर्म बंध टूट दिया। सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम लोग देख पाते हैं। जब तक आप आपके कर्म बंध तोड़ते नहीं है तब तक फिर अगली स्टेप पे आप जाते नहीं हो। लेवल अप जिसे कहा जाता है, पहले से डिसाइड किया हो रहा है। जब युग खत्म हुआ द्वापर युग, तभी डिसाइड कर लिया गया था कलयुग के अंदर कौन से सोल्स यहाँ पे आने वाली है। तभी उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि भाई हम यहाँ पे इस महाभारत 2.0 में हम आएंगे, तो इसलिए आपकी वो ब्लड लाइन बनाई गई। और उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट आपको मेडिटेशन में या फिर ख्वाब में आपको दिख जाता है। जब आप सांस लेते हो तो आपका सांस, आपने ये इमेजिनरी करना है कि वो सांस में ले रहा हूँ और आपके मूलाधार पे जो है उस पर प्रेस कर रहा हूँ। और जब छोड़ रहे हैं ये सोचना है कि उसको मैं स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ले रहा हूँ। गायत्री मंत्र कीजिए या फिर कोई भी मंत्र कीजिए, और एक ही मंत्र को पकड़ करके उसी पे ध्यान दीजिए, उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वही आपका मूल मंत्र बन जाएगा उस मूलाधार को एक्टिव करने के लिए। सांस लेते हो आप लंग्स पे ध्यान देते हो, वहां पे कुछ है ही नहीं है। जो कुछ है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, जो भी चक्रा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। जब तक आप स्टार्टिंग प्लग नहीं दबाओगे वो इंजन स्टार्ट होने ही नहीं वाला है। एक नंबर वही है कल की वैष्णवी, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे जो 108 फर्स्ट वाले हैं वो, और उसके बाद में जो 1008 उसके नीचे फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में उसका हर किसी मेरे आत्मा का एक नंबर है। मैं डॉक्टर विलय जगदाई नहीं, मेरी आत्मा का एक नंबर। जो ऋषिकेश में जब वो फ्लैश फ्लड हुआ था, मैं लाइव बता ही रहा था लोगों को कि ऋषिकेश और जोशी मठ वाले वो संभल के रहो, आपके यहाँ पे फ्लैश फ्लड आने वाला है। मेरा लाइव खत्म हुआ नहीं, तुरंत मुझे आधे घंटे के अंदर फोन आया, सर तुरंत न्यूज देखिए जोशी मठ में फ्लैश फ्लड स्टार्ट हुआ है। एनाकोंडाज लगभग 400 से 500 एनाकोंडाज, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए आपको आएगा वीडियो, हेलीकॉप्टर से शूट हुआ था। 400 से 500 एनाकोंडा अमेज़न रिवर छोड़ के जा रहे हैं। प्रिपेयर्डनेस 101 ज़ोंबी एपोकैलिप्स है जो अमेरिका के सीडीसी वेबसाइट पे मेंशन है। यानी दुनिया में जो ज़ोंबीज आएंगे ये अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेंशन करके रखा है। सारे बिजनेसमैन देखिए मैक्सिमम फीमेल स्थिति उसके अंदर, मेल्स ही है, उनके अंदर ही फसल चल रहा है सब कुछ। जो भी वॉर पे जा रहे हैं सब मेल्स ही जा रहे हैं वहाँ पे वॉर में। सारे प्रेसिडेंट सारे प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम मेल से घर मेल चलाते हैं। मगर आने वाले भविष्य में 2030 के 32 के बाद में फीमेल्स ओरिएंटेड, फीमेल डोमिनेटिंग ये समाज बनने वाला है। ये चीजें हमें इसलिए जानबूझ के नहीं बताते कि कहीं अगर ये भारतीयों का डीएनए अगर जागरूक हो जाएगा। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इंडिया देता है, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया देता है। सुपर पावर अमेरिका है, सुपर पावर चाइना बन रहा है। कल अगर ये जाग गए और कर बोले कि हम सुपर पावर बन जाएंगे जैसे हम 1000 साल पहले थे, ये ना बने। इसलिए ये सिस्टमेटिकली ये जानबूझ के हमें उस तरफ नहीं जाने देते। नमस्ते विराज जी, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपने फिर से बुलाया। जी, आपने पहले एपिसोड में इतना बड़ा जो बॉम्ब फोड़ा, इतना धमाका किया है। आपके जो अनुभव थे इतने इतने हार्ट टचिंग थे, और बहुत सारी चीजें थी उसमें जो अधूरी रह गई थी। और मेरा मन था कि मैं आपसे उस चीजों पर बात करूं, लेकिन समय इतना ज्यादा हो गया था उस वीडियो का कि मैं आपसे उसके बारे में बात नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि हमें दूसरे वीडियो में फिर जुड़ना चाहिए। और मेरे जो दर्शक होंगे उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। जो प्रश्न मेरे मन में एटलीस्ट वो मैं आपसे करती हूँ, और जो दर्शकों के हैं कोशिश करूंगी वो भी ले पाऊं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो पहले एपिसोड में आपने बताया था कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया था साइन करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्लड से साइन किया था। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमें अपने खून से साइन करना होता है। आपने बात जो की थी कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में लगभग आज हर चैनल पे हर व्यक्ति बात करता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट करके हम नीचे आते हैं। लेकिन किसी ने आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट देखा नहीं कि कैसा होता है, क्या होता है उसमें, क्या लिखा होता है, और क्यों वो खून से साइन होता है। मतलब उसके पीछे रीजन क्या है। मैं पूरा उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल से आपसे समझना चाहूंगी, उसके बाद में और क्वेश्चन लूंगी आपसे। देखिए बेटा क्या होता है, जो भी अपनी जो आत्मा होती है ये एक आत्मा ऐसी होती है जिसे बॉट्स कहा जाता है, जो कि अरे नॉन प्लेइंग सोल्स जो होती है। अगर आप गेम खेलते होंगे जी तो जी गेम्स के जी। अंदर कोई टैक्सी जा रही है, कोई आदमी जा रहा है, कोई बस में आपके साथ दिख रहा है गेम खेलते वक्त, तो नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स रहते हैं, एनपीसी कहा जाता है उसे। तो यहाँ पे ऐसे, क्योंकि वो वहां पे भेजे गए हैं, तो यहाँ पे जो मैंने कहा है कि 800 करोड़ में से सिर्फ 64 करोड़ से 62 करोड़ लोग जो है
बचने वाले हैं, क्योंकि वो आत्मा ने अपने ऊपर काम किया हुआ है प्रीवियस बर्थास में, और उन्होंने उस लेवल पे अपने आत्मा को प्यूरिफाई किया कि वो उस आने वाले युग के अंदर, जो आने वाला सतयुग है उसके अंदर जाने के लिए खुद को तैयार किया है। और अभी उनके साथ जो भी होता है वो ये 64,000 सॉरी 64 करोड़ जो है, ये उनके साथ बाकी लोगों से ज्यादा तकलीफ रहती है उनकी जिंदगी में। जो भी हैप्पी हैप्पी जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, वो आदमी को, जब तक आपको दर्द नहीं होता है तब तक आप उसमें से उभरने का नॉलेज नहीं रखते हो। जब तक लोहा तपेगा नहीं वो फौलाद बनेगा नहीं, जब तक सोना तपेगा नहीं वो कुंदन बनेगा नहीं। तो उसी तरह से जब तक इस आत्मा को जितना पेन नहीं होगा, वो पेन से वो आदमी अपने आप को उभारता है। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आपने प्रीवियस बर्थास में किया होता है कि जब भी डिवाइड टीम आती है यहाँ पे, तो मैं उस टीम का पार्ट बनूं और उस टीम के साथ रहूं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किया रहता है। इसीलिए आपको यहाँ पे मौका मिलता है। जब ये कोई प्लेयर जो भी आपका प्रीवियस में रहेगी और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होगा, तो वो एक तो अगर उसने उसने कर्मा पूरे कर लिए हैं, उसने अपनी जिंदगी का कर्म बंध जो है, अपने आत्मा का कर्म बंध, जो भी उसके आत्मा पे कर्मों के बंधन लगे हुए, अगर कोई कहता है कि भाई मेरे को एक आदमी ने 500 रुपए मेरे डुबा दिए, भाई साहब पिछले जन्म में तूने उसके 500 रुपए डुबाए होंगे, इसलिए आज उसने तेरे डुबाए हैं, तो तेरा कर्म बंध टूट रहा है। अच्छी बात है कि तुम्हारा, अगर कोई, अगर तुम जा रहे हो और बिना कारण के तुम्हारा छोटा सा धक्का लग गया किसी को, और उसने आके तुमको धक्का मुक्की किया, गाली गलौज किया, तुमने उसके साथ किया होगा प्रीवियस बर्थास में, ये तुम्हें आगे दे रहा है रिटर्न अनाज। यहाँ पे बिना रीजन का कोई चीज होती नहीं है। कर्म बंधन का पैटर्न उसी तरह से है। जैसे श्री राम जी ने छुप के बाण मारा था बाली को, तो अगले जन्म में वो जो बिल आया था जिसने श्री कृष्ण को बाण मार के उसका कर्म बंधन टूट दिया, अपना अपना कर्मा क्लियर कर दिया, बाली भी मुक्त हो गया और विष्णु जी भी मुक्त हो गए। तो विष्णु जी को फिर रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को बाली का बच्चा पिछले जन्म का कर्मा बच्चा था उसको चुप के मारा है। तो ये कर्म बंधन का कंसेप्ट एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि ये सबके साथ है, और जो एकदम हैप्पी हैप्पी जिंदगी जी रहे हैं वो उनके साथ वो होता नहीं है। तो अब सब मेरे ख्याल सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज अभी 3 साल में लोग इस पे बात करने लग गए हैं, मगर सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम लोग देख पाते हैं। जब तक आप आपके कर्म बंध तोड़ते नहीं है और आपके कर्मा के अंदर आप पॉजिटिविटी, यानी आपका जो बैंक खाता है कर्मों का, जब तक वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भले वो 5 हो 10 हो, वो बढ़ेंगे नहीं, तब तक फिर अगली स्टेप पे आप जाते नहीं हो। लेवल अप जिसे कहा जाता है, जब भी आप पास होते हो एग्जाम में तो आपका एक लेवल अप हो जाता है। फर्स्ट पास हो गए, सेकंड सेकंड पास हो, थर्ड, ट्वेल्थ पे पास हो गए तो फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन पास किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं। तो उसी तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक अपर मोस्ट पोजिशन पे आता है। यानी जब आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर वहां पे एनर्जी का आने का वो टाइम रहता है कि वहां पे एनर्जी आ जाएगी। और उसके पहले ये जो वेसल्स है, ये शरीर जो है ये वेसल है। आपकी ब्लड लाइन जो आप जिस ब्लड लाइन में आप पैदा हुए हो, ये डिवाइड पहले से डिसाइड किया हो रहा है। जब युग खत्म हुआ महाभारत का द्वापर युग, तो तभी डिसाइड कर लिया गया था कलयुग के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स, यानी जो भी प्लेयर क्या नाम, मतलब सोल्स यहाँ पे आने वाली है। तभी उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि भाई हम यहाँ पे इस महाभारत 2.0 में हम आएंगे। तो इसलिए आपकी वो ब्लड लाइन बनाई गई, आपके दादा परदादा और जो भी है पूर्वज सब उस लाइन से बिठाए गए, उस डेस्टिनी से उनके मैच कराए गए, आपके दादा दादी को, नाना नानी को, कि आप यहाँ पे इस वक्त जन्म ले पाए और आपका ये डेस्टिनी के लिए वो नियति ने नियत करके रखा था, इसलिए आप इस ब्लड लाइन में आए हैं। तो और आप जब यहाँ पे आप आए हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको, जब आप अपने दिल में कोई बोझ नहीं रखते हो कि आपको पता है भाई मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, क्योंकि आईने में सब साफ दिखता है आप क्या हो। तो जब आप आंख बंद करते हो और मेडिटेशन में बैठते हो, जब आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता है, सब कुछ चला जाता है, और आपको पता है भाई मैंने सबका जो भी किया भला है। ज्ञानेश्वर महाराज हमारे यहाँ पे बहुत बड़े संत थे, तो उनको उन्होंने उम्र के आई 19वें साल में उन्होंने समाधि ले ली थी।
और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े ग्रंथ ज्ञानेश्वरी लिखा है। तो उनका एक पसायदान नाम का एक काव्य है जो मेरे क्लिनिक के ऊपर लगा हुआ है, वो वाला। तो पसायदान जो है तो उसके उन्होंने उम्र के 16वें साल में उन्होंने वो लिखा, और उन्होंने लिखा कि मराठी में है, उसका ट्रांसलेट कर देता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आता विश्वात्मके देवे, अब विश्व के लिए दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आता विश्वात्मके देवे, येने वाग्यन तोषावे। अरे जो भी देना है भाई दुनिया के लिए दो। तो जब आप परमार्थ के लिए जीना स्टार्ट कर देते हो, उसमें स्वार्थ नहीं रहता है। भाई सबका भला कर, ऑटोमेटिक मेरा भी भला हो जाएगा। जब लोग कहते हैं कि मेरा ही भला कर, तो ये जो चीज है, ये फिर उस आदमी को जब मैं रह जाता है, अहम रह जाता है, तो जब तक आप मैं से हम, मेरे जो पुरानी वीडियोज है डायमेंशन के बारे में, जब तक मैं से हम नहीं बनेंगे, तब तक आपके अंदर वो जो ईगोइस्टिक है, मैं मतलब ईगो है, जब तक मैं से हम नहीं बनोगे, सब सभी मेरे हैं, ये प्राणी मात्रा, ये जानवर, ये पंछी, चिड़िया, ये सब मेरे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। सोर्स ऑफ ओरिजिन उसको नाम मैं कहता हूँ, सिर्फ मैंने जो जाना कि वहीं से सब आए हैं। ये बातें मैं मेरे चैनल पे 2022 में जब करता था, तो मेरे चैनल पे मुस्लिम भी आते हैं, जैन भी आते हैं, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब कहा था सोर्स ऑफ ओरिजिन एक है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बुद्धिस्ट सब एक ही जगह से आए हैं, आपको जो नाम रखना है रख दीजिए। और आपको अगर डाउट है मेरे इस कहने पे, तो आप आपके जाके जो भी धर्मगुरु है आप उनसे जाके पूछ लीजिए। तो मुझे मेरे बाद में 1.5 साल बाद मेरे चैनल पे फिर से एक बार एक आए थे, मुस्लिम थे, उन्होंने कहा सर हमने हमारे मौलवी साहब से पूछा था कि ये डॉक्टर जगदाळे जो है ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ ओरिजिन एक ही है, हम सब उसी से आए हुए हैं, तो आप उसको कोई भी नाम दीजिए, तो ये झूठ बोल रहा है क्या? तो उन्होंने उनके मौलवी साहब उन्होंने कहा था वो बंदा सच बोल रहा है, ये बाकी के लोगों ने फैला के रखा हुआ है, मगर वो सच है, उस पे कोई डाउट नहीं है, तो उस पे तुम सवाल मत उठाओ। अगर वो झूठ बोलता था तो अब तक किसी न किसी के बंदे ने तो उस पर ऑब्जेक्शन लेना था। हम तो मुस्लिम बाकी भी है ना, उनके भी हिंदू है, उनके भी तो बाकी क्रिश्चियन भी बैठे हैं। तो वो जो कंसेप्ट है, जब आप मैं से हम बन जाते हो, तब आपके अंदर वो जो आपका वेसल है शरीर का, उसके अंदर वो एनर्जीज आने की परमिशन आप तब दे देते हो। और उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट आपको मेडिटेशन में या फिर ख्वाब में इंट्यूशन से आपको दिख जाता है। बहुत बहुत जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था, मेरे दोस्तों को नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था मैंने कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा हुआ है। और कई बार मेरे सामने आया था कि एक प्लेन्स के अंदर से, या फिर यूएफओ के, ये प्लेन के, ये मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्टली, मगर दो ह्यूमनॉइड फॉर्म वाले, ह्यूमंस नहीं थे, मैं इतना याद है मुझे, ह्यूमनॉइड फॉर्म था उनका, मानव जैसे, वो उन्होंने मेरे सामने वो रखा था कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन लैंग्वेज में नहीं था, मेरी नॉन लैंग्वेज क्या, संस्कृत मुझे थोड़ी सी आती है, हिंदी है, मराठी, इंग्लिश, ये मेरी 4 नॉन लैंग्वेज है। और अगर आप उर्दू लिखेंगे तो ये समझ आ जाए ये उर्दू है, पढ़ तो नहीं सकते हो उसे। तो वो जो लैंग्वेज थी वो नॉन लैंग्वेज में नहीं थी मेरी। तो जब मैंने उसको फिर जैसे मैंने कहा कि गुजरात की एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे थोड़ा गाइड किया मुझे उस बारे में, और मैंने जब दिल से रिक्वेस्ट किया कि मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कन्वर्ट हो गया मराठी के अंदर, जो मेरी मातृभाषा है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो गया। मैं उसको पढ़ पाया कि जो भी आपने किया होगा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं जो भी है इस धर्म कार्य में, जो भी मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे जो भी मिलेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और ये करते वक्त जो भी मेरे साथ हो उसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। इसमें मुझे बहुत तकलीफ भी हुई है इस जर्नी के अंदर, कई बार रोया भी हूँ अकेले में, कई बार तो लोगों के सामने भी आया है रोना, कि लोग सुन ही नहीं रहे थे। जब वैक्सीनेशन चल रहा था लोग सुन नहीं रहे थे। मैंने पहले कहा था 6 महीने पहले 500 की नोट बंद होने वाली है, 1 तारीख जून से बंद हो जाएगा। जब 1 जून को जब न्यूज में आया, और तब लोग मुझसे पूछने लगे सर ये आपने कैसे क्या बता दिया कि एक, मैंने कहा भाई साहब दिखता है, मेरे 7 बार प्रेडिक्ट किया था
कि इस तारीख को शेयर मार्केट गिरने वाला है। तो लास्ट टाइम 7वीं टाइम जब मैंने किया, तो नासिक से एक बंदे ने मेरे को फ़ोन किया और सर, आपकी वजह से मेरे और मेरे वाइफ के 1.5 करोड़ रुपए बच गए। आपने कहा उस दिन, तो उसके पहले मैंने निकाल लिए, तो मेरे और वाइफ के 1.5 करोड़ रुपए बच के। और इसके पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि डॉक्टर जगनाड़े की सुन बात, तो मैंने तब सुनी नहीं थी, तो मैं 80 लाख रुपए में नुकसान में रहा। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार, ये बंदा तो कंगाल होने वाला था, इसको मैंने बचा लिया, अब इसका कर्म भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे बहुत बड़ा फटका गिरा। मुझे उसको, मेरे खुद को 80,000 रुपए का पे करना पड़ा उसके लिए, क्योंकि वो कर्मबंध लग गया मेरे आत्मा पे। 1.5 करोड़ जो भिखारी बनने वाला था, उसको मैंने बचा लिया। तो तब से मैंने वो प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया शेयर मार्केट के बारे में। आज भी मुझे, अगर बैठता हूँ और मैं चाहता हूँ, तो वो मुझे दिख जाता है कि किस तारीख को शेयर मार्केट कोलैप्स होगा। अब मैं डेट्स नहीं देता हूँ, अब मैं अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट मंथ दे देता हूँ कि ये मंथ के अंदर ये होने वाला है। अभी मैंने मार्च में भी कहा था शेयर मार्केट गिरने वाला है, तो लगभग 44 लाख करोड़ रुपए फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने निकाल लिए भारत में से। वॉर चालू भी नहीं हुआ था, तब भी मैंने कहा था। अभी भी मैंने जो डेट दी वो अक्टूबर के आसपास की मैंने अप्रोक्सीमेट में दे दिया है। मैं डेट दे सकता हूँ उस डेट को, और वो मेरे कर्मों पे लग जाता है, फिर उसका फटका मुझे भुगतना पड़ता है। अब मैं इतना समझ लो भाई, तुमको 1.5 करोड़ का फायदा होगा, तुम 2% लेते हैं ब्रोकर से। अरे तुम नहीं 2%, भाई 50 पैसे तो देने का था। एज अ मांगते हैं कि मेरी यात्रा पे निकलते क्लिनिक बंद करके, और ये यात्रा आपके लिए है, तो भाई नहीं दिए ना, तो इसका कर्म मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं भुगता। तो जो लोग कहते हैं कि भाई मेडिटेशन में आप विजन देखते हो, बहुत छोटी चीज है। फ्यूचर देखना ये आत्मा जागृति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वो अनुभूति बहुत अलग लेवल की है, जो जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, उस एनर्जी से आप जब कनेक्ट कर लेते हैं। सारा खेल एनर्जी का है। जो निकोला टेस्ला कहते थे, एवरीथिंग इज एनर्जी। सब एनर्जी है। आप और मैं, हम इस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं, इसलिए हम उस एनर्जी पे वाइब्रेट हो रहे हैं, इसलिए हम दिख रहे हैं। तो एनर्जी का सारा खेल है। आपको प्रयास, हम जो फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये सब जो उगते हैं, वो सूरज से जो किरण गिर रही है उसके ऊपर, सनरेज, उसके फोटोसिंथेसिस की वजह से उस पेड़ पे फूल आ रहे, उस फूलों पे फिर फल लगते हैं, वो फल हम खाते हैं। उसके अंदर है क्या? तो सन रेज एनर्जी है, सन की एनर्जी उसके अंदर है, उसी से वो बना है, और वही हम लेते हैं। हम क्या कहते हैं, भाई बहुत डाउन हो गया, वो आज एनर्जी कम लग रही है। क्यों लग रही है एनर्जी कम? तो सारा खेल एनर्जी का है। हमें प्रयास एनर्जी के लिए करना है। हम जब मंदिरों में जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं, एक तो सारा खेल ये कर्म कांड ने बिगाड़ दिया है। आज आप पैसा दे दो और मुक्ति पालो, आज आप पुण्य ये दान कर लो, मुक्ति पालो। तो भाई तुम पाप कर रहे हो, और उसका पाप का भुगतान तुम्हें यही करना है। एक एक आपको कहावत बताओ, कहावत स्टोरी है। हमारे यहाँ पे तुकाराम महाराज थे, बहुत बड़े संत थे तुकाराम महाराज। तो उनके पास एक औरत अपने बच्चे को लेके गई, और बोली, महाराज जी बहुत गुड़ खाता है, इसको थोड़ा गुड़ मत खाओ। बोले ठीक है बेटी, एक करो, इसको 1 हफ्ते बाद लेके आओ। तो वो 1 हफ्ते बाद लेके गए, बे- बेटे को बिठाया है। बेटे, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, वो हानिकारक होता है, उससे पेट में जंत होते हैं, दांत खराब होते हैं। तो औरत बोली, पापा जी, बोले, महाराज आप ये तो पिछले हफ्ते बता सकते थे ना, आप 8 दिन बाद क्यों बुलाया है? बोले, तुमने मुझे जब कहा कि ये गुरु बहुत खाता है, तो मैंने भी रियलाइज किया मैं भी गुरु बहुत खाता हूँ। तो पहले मुझ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल करूंगा तो मुझे बोलने का अधिकार है, वरना मैं ही खा रहा हूँ उसको बोलूंगा, मुझे कोई अधिकार नहीं। तो वो चला गया है पत्थर। तो एक बाजू में बैठा हुआ था, उसका ध्यान गया बाबा गरम महाराज जी के पैर पे। उनको एक्जिमा हुआ था पैर पे। बोले, महाराज आपको ये एक्जिमा क्यों हो गया? बोले, देख, मैंने जो खाया उसका फल से मुझे भुगतना पड़ेगा। तो गुड़ खाया था, तो मैंने उसको छोड़ा, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकलेगी, वो एक्जिमे के फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में बाहर आ रही है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन सेंस टू सेकंड बेस, न्यूटन सेकंड लॉ। यही बार बार आज लोग भूल गए। जब तुम कोई कर्मा करते हो तो रिटर्न बैक आता है, ये सोच ही नहीं रहे हैं।
और यही यही आपका जन्म, हम जन्म लेते हैं यहाँ पे, हम शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इसके लिए हम यहाँ पे पैदा नहीं होते। हम यहाँ पे जन्म देते हैं मुक्ति के लिए। आज वो कंसेप्ट कोई बता ही नहीं रहा है। भाई साहब, तुम यहाँ पे मुक्ति के लिए आए हो, तुम इस जन्म चक्कर से बाहर निकलने के लिए आए हो। भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, पर आज वो नहीं है। आज जाते हैं मंदिर को, दर्शन कर लिया, भगवान मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, हो गया, चलो। अरे तुम भाव भाव रखो वहाँ। एक बाहुबली, एक ये है, साउथ इंडिया में एक जैन तीर्थ स्थल है, बाहुबली जी। पूरी मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति है, 150 फीट लगभग। उसका साल में एक बार उसका अभिषेक भी होता है। जब वो बनी थी मूर्त, राजा ने बनाई, तो राजा को गर्व था कि मैंने बनाई वो मूर्त। तो उसका फर्स्ट टाइम अभिषेक करने का था। तो अभिषेक के लिए हजारों लीटर पंचामृत लाया गया, घी लाया गया, दूध लाया गया, आपका पनीर, मध लाया गया। वो दाड़ रहे, मगर वो उसके छाती के नीचे तक भी गीला नहीं कर रहा है, अभिषेक ही नहीं हो रहा है। पूरा दिन निकल गया। तो दिन खत्म होते होते परेशान हो गए राजा और बाकी के लोग, भैया हम इतना डाल रहे और हो ही नहीं रहा है। तो शाम होते होते एक बूढ़ी औरत, नानी दादी होगी बूढ़ी सी, वो अपने हाथ से एक छोटा कटोरा भर के दूध लेके आई। तो वो सब बोले, अरे क्या लाया तूने, हम तो इतने घड़े भर भर के दूध डाल रहे हैं, पंचामृत डाल रहे, और तेरे एक छोटे लोटे से क्या होने वाला है दूध से। बोले देखते हैं। वो गई और उस दादी ने तो सर के ऊपर से अभिषेक किया। तो पूरा का पूरा जो मूर्त थी, वो 150 फीट वाली, ऊपर से नीचे तक उसका पूरा अभिषेक हो गया। तो जो पुजारी था, उसको रियलाइज हुआ कि भाई कुछ तो हुआ है जो यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो उसने दादी से पूछा, दादी आप ने क्या किया आज दिन भर। अरे कुछ नहीं किया, मैंने तो, भाई मेरे बच्चे थे, उनको नाती छोटे छोटे, तो उनके लिए दूध लाया था, तो दूध उन्हें खिलाई। और जो बच्चा उच्चा दूध था मेरे घर के अंदर, तो मुझे पीना था, तो मैं पी के आज के दिन में भगवान को जो मेरे पास आज है, अभिषेक है, मैं अर्पण कर देती हूँ। तो जो कुछ उसका था, उसने सारा का सारा अर्पण कर दिया। यानी उसने खुद को अर्पण कर दिया। जब तक द्रौपदी अपने वस्त्र खुद बचा रही थी, तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। तू बचा रहा, खुद को बचा भाई। जब द्रौपदी बोली अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं तेरे शरण में हूँ, समर्पण जो है वो मिसिंग है। आपको अगर उस सोल को आपको ओपन करना है, तो आपको पहले समर्पण देना पड़ता है। जब आप समर्पण में जाते हो, जब मैं से हम बन जाते हो, तो आप पे अंदर ऑटोमेटिक वो परमार्थ आ जाता है। आप किसी की मदद करते हो, सोचते नहीं हो भाई इससे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। जब रिटर्न का ख्याल आता है, राधा ने श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम किया, तो ये नहीं था कि मैं तुमसे प्रेम कर रही हूँ, तुम मुझे करो। श्री कृष्ण जब बाकी वो गोपियों के साथ भी जब प्रेम था, भाई उस पर गाना भी है, राधा कैसे न जले। और तो भाई राधा को ये समझना पड़ा कि श्री कृष्ण सबके है। तो ये भाव जब तुम लाओ कि भाई सब मेरे हैं, सबके लिए मैं हूँ, फिर आपके अब वो हार्ट चक्र ओपन होता है। हार्ट चक्र ओपन होता है, ये नीचे के जो 3 चक्र है, ये आपके प्रीवियस बर्था में आपने कितने उस पर काम किया है, उसी लेवल की एक लाइट आपको यहाँ पे दिखती है। फिर वो पिंक रहेगी, ब्राउन रहेगी, ऑरेंज रहेगी, जो भी आपने किया है वो यहाँ पे दिखती है। इस जन्म में आप ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर के एक चक्र को आप एक्टिव कर सकते हैं। आप सातों चक्र एक्टिव नहीं कर सकते। सातों चक्र जो आदमी इसी जन्म में एक्टिव करने का ट्राई करेगा, वो पागल हो जाएगा। तो एक ही चक्र ऊपर का होता है एक्टिव। अगर किसी को मेडिटेशन में बैठने के बाद अगर यहाँ पे आप ध्यान देते हो, तो आपको वो चक्र का कलर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो समझ लीजिए आप उस चक्र पे है। आप जितना उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और लोग जानबूझ कर, हाँ मुझे मेडिटेशन के लिए बैठना है, मैं बैठूंगा, मेडिटेशन नहीं होता है। आप पकड़ के बैठोगे, नहीं होता है। आपका जब गए रैंडमली, आपका दिल किया, हाँ अब बैठ जाओ, मैं आई एम फीलिंग हैप्पी। सैडनेस में कभी मेडिटेशन में मत बैठा कीजिए। मैं जनरल लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं बर जो 1,44,000 है उनके लिए भी स्पेशली कहूंगा। आप जब सैड हो रहे हो, तब जानबूझ के बैठा करो मेडिटेशन में। उस नेगेटिविटी को आप आपके हार्ट में जब डालोगे, तो आपका हार्ट उसको और डीपली लेके जाता है। ये मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने देखिए, जब भी मेरे साथ कुछ हुआ है बैड, और मैं बैठा हूँ, जानबूझ के नहीं बैठा हूँ, बैठा हूँ नॉर्मल,
स्ट्रेस में हूँ और बैठ गया थोड़ी देर, मैं जहाँ मुझ के बैठता नहीं हूँ कि भाई और खास करके जो आप बैठ के ही करना चाहिए मेडिटेशन, मांडी ऐसी डालनी चाहिए, वैसा डालनी चाहिए। जब आप एनर्जी लेने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, एनर्जी जब लेने गए हैं, और जब घर पे बैठे हैं तो बैठे बैठे भी आप ध्यान कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं आपको मांडी डाल के बैठने का रहता है। आप बैठ गए, आपने आपके सांसों पे ध्यान दिया, जब आप सांस लेते हो तो आपका सांस आपने ये इमेजिनरी करना है कि वो सांस में ले रहा हूं, और आपके मूलाधार पे जो है, जो अपने दो थाइस के बीच में का जो रीजन आता है, पेरिनियल रीजन बोलते हैं उसे, उस पे प्रेस कर रहा हूँ। और जब छोड़ रहे हैं तो आपको वो सांस छोड़ते वक्त ये सोचना है कि वो जो एनर्जी में जो सांस छोड़ी है उसको मैं स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ले रहा हूँ। ये प्रैक्टिस है, आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप फील करेंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड में जहां जहां पे उसको लेवल पे आ रहा है, वो उस लेवल पे आपको वहां पे हीट सेंसेशन होता है। और जब हीट सेंसेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप सही, मगर आपको उसके लिए जाके एनर्जी लेनी पड़ेगी। आपको हफ्ते में एक दिन तो जाकर गए गई मंदिर में, और खास करके पुराने मंदिर, नए के मंदिर बिल्कुल नहीं, जो 50 साल में बने हुए मंदिर है इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। जो एंशियंट मंदिर है, जो भी आपके ग्राम देवता हम से कहते हैं गाँवों की, ये हमारी ग्राम देवता है, उसके पास वो एनर्जी हमेशा रहती है। जो भी पुराने 150, 200, 300, 500, 1000 साल पुराने जितने भी शक्तिपीठ है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, जितने भी धाम है, सब वो बागेश्वर बिगेश्वर धाम वाले नहीं, जो जिसको हम दो धाम चार धाम कहते हैं, वो धाम आपके हम्पी जैसे जो भी मंदिर से, ये सारे मंदिरों में वो जो एनर्जीज है वो आपको आपके चक्रास को एक्टिव करने में मदद करती है। जब आपका चक्रास का, आप जब मूलाधार, आपका सोलर फ्लेक्स और स्वादिष्टान, ये जब तीन ओपन हो जाएंगे और जब आप में से हम बनोगे तो आपका ऑटोमेटिक हार्ट चक्र ऊपर हो जाता है। ऊपर के तीन तो कनेक्टेड रहते हैं, जैसे ही आप हार्ट चक्र ज्वाइन हो गया है, ये एक सर्किट कंप्लीट कर देता है आपका, और आप सीधे कनेक्ट करते हो उस डिवाइन के साथ। वो उस पर फिर विजन आना, भविष्य देखना, ये सब चीजें जैसे मैंने कहा मैंने प्रेडिक्ट किए थे। मेरा सबसे बड़ा एक था कि जो नेचुरल चीजों के लिए, बाकी ये जो साइंटिफिक जो होने वाला है, वो था तुर्की जो हुआ 2022 में, मार्च महीने में 6 तारीख को तुर्की में 6.6 का अर्थक्वेक हुआ था। उसके 3 दिन पहले मैंने कहा था तुर्की में अर्थक्वेक आने वाला है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर, और 6 तारीख को वो अर्थक्वेक आया था। सेकंड मेरा था 21 मार्च 2023 को, मैं दिल्ली में था, किसान आंदोलन हुआ था, मैं गया था, और मुझे था कि मैं स्टेज पे बात करूं, मेरे पॉइंट्स रखूं, मुद्दे रखूं। जब मैंने जियो मुगले मुद्दे उठाए थे, जब मैंने कृषि बिल समझाए थे, तो मुझे लगा था मौका नहीं दिया, मैं थोड़ा सैड हो गया था। और मैंने, मेरे एक दोस्त थे दिल्ली में, मेरे साथ 5-6 जन थे, और उनसे कहा था मैं जिस वक्त दिल्ली छोड़ूंगा ना, दिल्ली में अर्थक्वेक आने वाला है, संभल के रहो। मैं इतना बोल के दोस्तों के साथ मैं निकल गया था। 20 तारीख को हम 5:30 बजे, सॉरी 20 तारीख को ये बात हुई हमारी, हम एयरपोर्ट पे चले गए, और एयरपोर्ट पे जाके बैठ के 5 बजे का फ्लाइट थी हमारी औरंगाबाद के लिए, संभाजीनगर के लिए। हम फ्लाइट में बैठे, 7:30 बजे, 6:30, 7 बजे औरंगाबाद में लैंड किया, और मैं अपना अपना क्लिनिक पे आया। थक गया था, पूरी नाइट हम जागे थे, क्योंकि एयरपोर्ट पे नींद नहीं होती, चेयर्स पे कहाँ नींद होने वाली है। तो पूरे राइड जागे थे और पूरा दिन घूमे थे किसान आंदोलन में। तो मैं आया क्लिनिक और जल्दी चला गया, क्लिनिक से 8:30-9 बजे में चला गया घर पे, और जाके खाना खा सो गया। 9:30 बजे फोन स्टार्ट हुए थे, बीवी ने 2-3-5-6 फोन उठाए, उसने फिर बाद में फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं उठा सुबह 6:30-7 बजे, 9 बजे उठा, 9 बजे उठा, मैंने स्विच ऑन किया मोबाइल, तो देखिए मिस कॉल बहुत सारे हैं और कई सारे रिसीव्ड कॉल थे। तो मेरे बाजू वाले कैबिन में डॉक्टर शेलार बोल के एक है, डेंटिस्ट, उनके उनको मैंने किया, मतलब सर क्या हो गया, आपने फोन क्यों किया? बोले डॉक्टर तुम कल बोल रहे थे कि दिल्ली में अर्थक्वेक आने वाला है, कल 4:30 का अर्थक्वेक आया है 9:30 बजे। तो एक वो हुआ था, बाद में फिर फ्लड्स के बारे में और इसके बारे में बहुत मेरे प्रेडिक्शन दिए थे। जो ऋषिकेश में जब वो फ्लैश फ्लड हुआ था, मैं लाइव बता ही रहा था लोगों को कि ऋषिकेश और हाँ, जो ऊपर के लोग हैं जोशी मठ वाले, वो संभल के रहो, आपके यहाँ पे फ्लैश फ्लड आने वाला है। मेरा लाइव खत्म हुआ नहीं, तुरंत मुझे आधे घंटे के अंदर फोन आया, सर तुरंत न्यूज देखिए, जोशी मठ में फ्लैश फ्लड स्टार्ट हुआ है। फिर मैंने कहा था भाई जो भी नॉर्थ इंडियन के जो ऊपर के हिस्से हैं वो इनहेबिटेंट हो गए, वहां के घर जो है वो टूटेंगे, दरारें आएंगी,
बाद में फिर जोशीमठ, आधा जोशीमठ खाली कर दिया गया है, पूरे दरारें आई है वहां पे। फिर गुजरात में एक फ्लड हुआ था पिछले इसमें का। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो छोटी मोटी थी, मगर जो अभी मेरे ख्याल है कि जो बड़ा है वो तो अभी जो स्टार्ट हो रहा है, ये हर साल उसकी इंटेंसिटी 5% बढ़ती जाएगी। 2022 में जो भी फ्लड आए थे उसके मुकाबले 23 के बहुत कठिन थे, 23 ज्यादा 24 के ज्यादा हायर थे, 24 ज्यादा 25 के ज्यादा हायर है। और एक था मेरा कि नॉर्थर्न रीजन में जो, और एक था कि हाँ 22 में मैंने बताया था कि दुबई नहीं रहेगी हैबिटेंट, मक्का मदीना जो है पूरा मिडिल ईस्ट वो उसके अंदर बरसात इतनी हेवी होगी कि वहां पे फ्लड्स आएंगे। तो कई सारे लोग बोले यार वो तो सूखा एरिया है, दिन साल भर में 2% बरसात नहीं होती है, और तू बोल रहा है वहां पे फ्लड आने वाला है। 2022 के बाद से इतनी बरसात हो रही है दुबई में और मक्का मदीना में, साइक्लोन्स आ रहे, तूफान आ रहे कि, और कुछ है अभी मेरे भी है मुस्लिम मौलवी वगैरह दोस्त पहचान के, उन्होंने कहा है कि हम गए थे, 50 लोग बैठे थे मेडिटेशन में मक्का मदीना में एक हफ्ते के लिए, और जाके सिर्फ वो बैठते साल में। तो हम बैठे थे, 50 में से 30 लोगों को उन्होंने विजन में देखा कि मक्का मदीना पूरा टूट रहा है। अब वो वहां पे बैठ के वो खुद देख रहे हैं, जो चीज मैंने 3 साल पहले बताई थी, वो 2 साल पहले मुझे बता रहे कि डॉक्टर साहब आपने जो बोला था वो हमने वहां पे बैठ खुद देखा है कि मक्का मदीना हैबिटेंट नहीं होने वाला है, कि वहां पे इतनी सिचुएशन बढ़ने वाली है। अमेजोन जो है वो आज का, जो अमेजोन जंगल वो रेगिस्तान बनने वाला है, और जो अभी का मिडल ईस्ट है वो नया अमेजोन बनेगा। और था एक और इसका परिणाम ये हुआ है कि अभी 6-8 महीने पहले एनाकोंडाज लगभग 400 से 500 एनाकोंडाज, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए आपको आएगा वीडियो, हेलीकॉप्टर से शूट हुआ था। 400 से 500 एनाकोंडा अमेजोन रिवर छोड़ के जा रहे हैं। मैंने तब कहा था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि उस एनाकोंडा को समझ में आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्योंकि वीडियो जब वो मैंने देखी थी, रेगिस्तान। जो हेलीकॉप्टर से जो एनाकोंडास वाले आप बता रहे हैं ना, पर मुझे लगा वो एआई जनरेटेड है। मतलब ये वीडियो मेरे सामने आई थी बट मुझे लगा एआई जनरेटेड है, बट वो रियल ये थी, मुझे अभी अब पता चल रहा है। कि देखिए येलो स्टोन जो है, अमेरिका में येलो स्टोन रीजन है, अगर आपने 2012 मूवी देखी होगी तो उसमें जो ज्वालामुखी फटा है वो येलो स्टोन का है। मैं आज ही जब कार से आ रहा था तो मैंने एक न्यूज देखी, फ्लोरिडा में एक लेक है, और बहुत बड़ा लेक है वो ड्राई अप हो चुका है, पूरा बहुत बड़ा लेक ड्राई अप हो चुका है। तो ऐसा क्या हो रहा है उस अमेरिका के फ्लोरिडा के नीचे कि उसकी वजह से पूरा लेक ड्राई हो गया है। ये जो अमेजोन रिवर है, इसकी जो फ्लोइंग हाइट है वो 18 फीट ड्रॉप हो चुकी है। अमेजोन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, जी जी। उसका हाइट जो लेवल था वो 18 फीट ड्रॉप हुआ है सडन। काफी गहरा, और ये मतलब एकदम ड्रॉप हुआ है इसका मतलब। सडन ड्रॉप हुआ है विद इन 15 डेज। फ्लोरिडा का भी जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये विद इन 10 डेज 8 फीट ड्रॉप हुआ उसका वाटर लेवल। तो ऐसा क्या हो रहा है उसके नीचे कि जो मीडिया हम तो को बता नहीं रही है। ये जो साइंस है, ये सब मेरे ख्याल ये सब मेडिटेशन में ये सब देखना ये बहुत छोटी चीज रहती है। ये आप हर कोई अगर उस लेवल पे अगर जाए तो एक साल भर के अंदर वो आप देखना भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको एनर्जी पे ध्यान देना है। एनर्जी आप अगर कैच कर लेते हो वो सही फ्रिक्वेंसी की, तो आप में वो चीजें और वो ज्ञान वो नॉलेज ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है। मगर क्या है, आप अगर दो चीजों पे अगर देखिए, दो नाव पे पैर रखने वाला हमेशा डूबता है, तो घर का मेहमान हमेशा भूखा रहता है, उसको लगता है वो खिलाएगा, उसको लगता है वो खिलाएगा। तो इसलिए आप जिस पे फेथ रखते हो उसी पे फेथ रखो। आप अगर हर रोज अगर बदलते जाएंगे, देन मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आप अगर कोई आइडियोलॉजी मान रहे हो ना तो उस आइडियोलॉजी की एक बार मानो। नहीं आप बोले 6 महीने में साईं बाबा को मानूंगा, साल भर बाद में गजानन महाराज को मानूंगा। अरे हमारे पे और एक संत है गजानन महाराज, उनके तो स्वामी समर्थ भी है। तो एक को मानो तुम, फिर वो आपको गाइड करता है, वो गुरु तत्व है। मानो तो आप सभी को, मैं सभी को मानता हूँ गुरुओं को, मगर एक फेथ रहता है, फेथ हमेशा एक जगह रहा तो ज्यादा वो आपको कनेक्ट करने में आसान जाता है। जैसे गुरु मंत्र जो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्यों, ताकि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आप अगर ध्यान करो, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु मानिए। गुरु आद्य गुरु है, शिव जी जो है वो आदि
पुरुष है और आदि है, तो आप उनको गुरु मानिए, गायत्री मंत्र कीजिए या फिर कोई भी मंत्र कीजिए, और एक ही मंत्र को पकड़ के उसी पे ध्यान दीजिए, उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वही आपका मूल मंत्र बन जाएगा उस मूलाधार को एक्टिव करने के लिए। जितना आप ये जो सरकारें जो है, ये सरकारें लोगों को डर में क्यों रखती है? हिंदू मुस्लिम दंगे, अभी पेट्रोल की प्राइस हाई, महंगाई, डर आपका मूल है। जब तक आप डर में रहोगे आपका मूलाधार ब्लॉक रहेगा। जिस दिन आप डर को छोड़ दोगे आपका मूलाधार ओपन हो जाएगा। तो आपका मूलाधार ही सबसे पहला है। आपके भले प्रीवियस चक्र में, प्रीवियस बर्थास में आपने सोलर प्लेक्सिस और उसके ऊपर का स्वादिष्टान जागृत किया होगा, मे बी आपने थ्रोट चक्र जागृत किया होगा, मगर जब तक आपका मूलाधार ओपन नहीं होगा वो एनर्जी ऊपर तक नहीं जाएगी। तो वो मूलाधार महत्व इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए डर सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। डर छूट गया, सब कुछ छूट गया। आप फिर उस राह पे, उस अध्यात्म के मार्ग पे, उस स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे ऑटोमेटिक आप चलने लगते हो। और गुरु फिर आपको, जो भी आपने माना है शिव जी को गुरु, तो शिव जी बिल्कुल, वो तो भोले भंडारी है, वो तो बस भोलेनाथ है, वो आ जाते हैं। आपको समर्पण ये की है, समर्पण इज की टू ओपन हार्ट चक्रा। समर्पण हो गया, फिर सब ओपन हो गया। बहुत सुंदर से आपने समझाया कि कैसे हम सब जो इस जर्नी में बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं, पाते हैं अपने आप को कि हम स्टक हो गए हैं, और हमें कहीं ना कोई तो डोर खुले जिससे हम आगे बढ़ें। तो आज आपने बहुत अच्छा हमें श्वासों का ये सिखाया कि हमें श्वास जब लेनी है तो अपने मूलाधार से उठानी है, और जब हमें उसे छोड़नी है तो मूलाधार पर पूरी प्रेस करके डालनी है उसको। तो हमारा मूलाधार ओपन होगा, और वो ओपन होते ही फिर सारे चक्रों पे हम काम करने लगेंगे। उसके लिए आज आपको एनर्जी लगेगी। हाँ, तो आज आपको ये डरने के प्रॉपर लिए तेज साइंस समझ लगेगा। में आई ना, इस ये जो सांसों का जो विज्ञान है वो समझ में आया। क्योंकि गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा है कि श्वासों पर ध्यान दो। पर मैं हमेशा जब भी ध्यान देती हूँ, मेरा श्वासों वाला ध्यान मैं कर नहीं पाती थी कभी भी, मेरा सिर्फ मैं थर्ड आई पे फोकस करके कर पाती हूँ। तो मैं हमेशा ये सोचती थी यार श्वासों वाला मैं क्यों नहीं कर पाती। आज मुझे इसका ये रीजन समझ में आया कि मैं वो चीज नहीं कर रही थी जो मुझे करना चाहिए था। सांस लेते हो आप, लंग्स पे ध्यान देते हो। शायद। सांस ले रहे हो, लंग्स पे ध्यान दे रहे हो, यही पे आप जा रहा है। वहां पे कुछ है ही नहीं है। जो कुछ है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, जो भी चक्रा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। जब तक आप स्टार्टिंग प्लग नहीं दबाओगे वो इंजन स्टार्ट होने ही नहीं वाला है। वो गाड़ी वही रुकने वाली है, और उसका कारण है डर। डर ना छोड़ दीजिए। जो होगा, भगवत गीता में जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छा होगा। प्रेजेंस में जीना सीख लीजिए, लेट इट गो कीजिए। अगर आप जिंदगी में कोई चीज को पकड़ के रखे हैं कि मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ था, मैं देखूंगा बाद में, मैं उससे प्यार करता था, वो मुझको छोड़ के चला गया, मुझको छोड़ के चली गई, और दिल दिमाग में रखोगे, पैसा मेरे को आ नहीं रहा है, वो कैसे मैं उसको कमाऊं, ये जब आप पकड़ के रखते हो। अगर ये मेरे पास बॉटल है और इसको मैं अगर पकड़ के रखूं ऊपर की तरफ आधा घंटा, तो हाथ दर्द करेगा, भाई दर्द हो रहा है, नहीं नहीं मैं पकड़ के रखूंगा इसको दिन भर, तो थोड़ी देर बाद उसमें नमनेस आएगा। नहीं नहीं मैं इसको 6 महीने पकड़ के रखूंगा, तो बॉडी बोलती है यार इसको कोई काम नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। बॉडी इसका यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन और वेनस सिस्टम और नर्व सिस्टम कट कर डालती है। साल भर के अंदर ये हाथ सूखना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल बॉडी से ये हाथ सूखता है, बारीक हो जाता है, स्ट्रंग होता है। इसका जवाब है ये जो आपने पकड़ के आपने रखा है, ये हाथ आपका है, ये आपने पकड़ के रखा है, इसका एक ही, इसको लेके गो कर दो, इसको छोड़ दो। जो भी पकड़ा है आपने पकड़ा है, आपके दिमाग के अंदर पकड़ा है। जो भी मुझे गुस्सा है मेरे दिमाग के अंदर है, जो भी मेरा डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हुआ है वो मेरे दिमाग के अंदर है। तुम दिमाग हो ही नहीं, तुम एक आत्मा हो जो इस शरीर के वेसल्स में आई है, और इसको तुम्हें बस उस भाव से देखना है। तुम एक दृष्टि भाव, जो बहुत सारे आजकल वीडियो आते हैं कि दृष्टि भाव से, दुष्टा दुष्टा से देखो, दुष्टा से देखो। दुष्टा है क्या? साक्षी दुष्ट दृष्टा भाव। साक्षी दुष्टा भाव है क्या? वो कोई नहीं बता रहा है। दुष्टा भाव से देखो, दुष्टा भाव से देखो, भाई उसको तुम पहले समझ तो लो क्या है दुष्टा भाव। मैं परसों के दिन मैंने एक एग्जांपल दिया था। एक मुसाफिर रहता है और वो सराय सराय में जाता है, तो वहां के आदमी से कहते हैं भाई साहब मैं मुसाफिर हूँ, मैं जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे आज की रात सोना है। बोले भाई साहब ये आपके लिए ही लोगों ने, धनानी लोगों ने के लिए ही तो सेवा के लिए बना के रखी है, सोइए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जाता है, बोले भाई मैंने ऊँट भी लाया है मेरा, उस ऊँट को मैं बांध के आता हूँ, रोटी तो लाया है मैं खा लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं बांध के आओ। वो गया,
वो ऊँट को बिठा रहा है, ऊँट बैठ ही नहीं रहा है। 15-20 मिनट हो गया, वो आया, "अरे भैया वो ऊँट मेरा बैठ नहीं रहा है यार, तो तू कैसे बिठाता था उसको?" बोले, "मैं क्या करता था, मैं उसको वो मेरे पास रस्सी रहती थी, मैं वो रस्सी उसके गले में बाँधता था और एक कुत्ता लेके उस कुत्ते को ठोकता था और उसको बाँध देता था और बा, बा, बा किया तो बैठ जाता था वो। तो एक कर, तू जा और ऐसे एक्टिंग कर, अभिनय कर कि तू उसको बाँध रहा है।" अब वो ऊँट के पास जाता है, "देख ऊँट, तेरे को मैं रस्सी से बाँध रहा हूँ, हाथ में कुछ भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है। देख ये रस्सी है, अभी मैं तेरे गले को 1, 2, 3 बार घुमाया, गाँठ मारी और ये देख खुट्टा है मेरे हाथ में, मैं इसको ठोक रहा हूँ, देखा मैं ठोक रहा हूँ, देख ठोका मैंने इसको, ये रस्सी बाँध दी मैंने। बा, 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 बा बैठ गया ऊँट। बोला, "अरे वाह! कमाल हो गया।" बैठ गया बोले वो। बोले, "हाँ।" सुबह हो गई, वो उठ गया, वो गया ऊँट के पास। बोले, "उठ, उठ, उठ चल जाने का हमने, उठ, उठ, उठ।" वो उसको उठा रहा है, वो उठ ही नहीं रहा था, वो फिर से गया, "अरे भैया वो उठ ही नहीं रहा है।" बोले, "तू कैसे उठाता था उसको?" मैं उसको बोलता था, "देख मैं अभी तेरा खुट्टा निकाल रहा हूँ और तेरी रस्सी खोल रहा हूँ, उठ जा, जा फिर से वही कर।" वो गया, उसने फिर वो दे उठ, मैं तेरा खुट्टा है ना अभी निकाल रहा हूँ, ये खुट्टा निकाल लिया, अब तेरी गली की रस्सी भी खोल रहा हूँ, ये 1, 2, 3 तेरी रस्सी खोल दी मैंने, चल बा, 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 उठ जा। उठ गया वो। अरे बोले, "यार ये कैसे क्या हो गया?" बोले, "ये जो है उस ऊँट को तो पता नहीं है कि मेरे गले में रस्सी बाँधी कि नहीं बाँधी है, मत तुम बोल रहे हो बाँधी है, तो बाँधी होगी। तुम बोल रहे हो खुट्टा गाढ़ा है, तो गाढ़ा होगा।" तो दुनिया में यही चल रहा है। हम जो जी रहे हैं ना, ये हमको लग रहा है कि हम जी रहे हैं, मगर ये उस ऊँट जैसा है, वो हमारी आत्मा, ये जो है उस मालिक जैसी है और ये शरीर जो है वो ऊँट का है। हम अपने शरीर को बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए शरीर को लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था यूएसए में, एक आदमी को वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक देके मारा जाता है, इलेक्ट्रीफाई कराया जाता है उस चेयर पे। तो यार इसको वैसे भी मारना है, तो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे उसपे। तो उसको आँख पे पट्टी बाँधी गई और उसको बोला गया उसके हाथ पे कि हम तुझे सांप से काट रहे हैं, सांप से डसवा रहे हैं तुझे, और सांप नहीं लगाया उसको, 2 पिन लिए, सेफ्टी पिन, और उससे उसको ट्रिक किया गया था। उस आदमी की 6 घंटे बाद मौत उस जहरीले टॉक्सिन्स उसके बॉडी में बन गए, जो एक सांप के काटने से होते हैं। तो ये जो अपना है ना, ये जो अपना किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन वगैरह, ये इस लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है। ये साइंटिफिकली सोच के करते हैं। मैंने कहा इवेंट 201, मैंने जो इंडिया रेंजर के मैनिफेस्टो जो किया था वीडियो, वो मेरी जो 2 मिनट की क्लिप वायरल हुई थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था मैं इवेंट 201 जो हुआ उससे मैं डरा हुआ नहीं हूँ मैं। मुझे कोई डर उसका इवेंट 201 से डर नहीं है। मुझे डर प्रिपेयर्डनेस 101 का है। प्रिपेयर्डनेस 101 ज़ोंबी अपोकैलिप्स है, जो अमेरिका के सीडीसी वेबसाइट पे मेंशन है। यानी दुनिया में जो ज़ोंबीज़ आएँगे, ये अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेंशन करके रखा है। और पिछले 1 साल से अमेरिका में जो भी पुलिस एंट्री ले रहे हैं, उनको ज़ोंबी के साथ कैसे टैकल करना है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये मेरे को डर है, ये मैंने तब कहा था, वो 2 मिनट की वो क्लिप मेरी सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी। लगभग 20 मिलियन के ऊपर वो वायरल हो गई थी। मेरे बाजू वाले गैरेज वाले की और चाय टपरी वाले की तक आ गई थी, "सर यहाँ पे क्या?" व्हाट्सएप पे हो गई थी। तो ये जो चीज़ है, इन चीज़ों पे आने ये सब चीज़ें आने वाली है। इनका प्रोपेगेंडा चलाएँगे, इसको न्यूरालिंक लाई जा रही है। एलोन मस्क के लिए न्यूरालिंक ला रहा है। जो इज़राइल में चल रहा है, वो उनका मसीहा लाने का ट्राई कर रहे हैं। मसीहा मतलब वो कली है एक्चुअली, लूसीफर है। मगर उसके लिए हमें यहाँ पे भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को 1,44,000 को जो यहाँ पे है उसमें से, उनको भी तो उनके वेसल्स बनाने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, ताकि वो सोल्स के अंदर वो एनर्जीज़ आ सके। एक्सचेंज हो पाए, वो एनर्जी एक्सचेंज जो है, वो हो पाए, उसके लिए आपकी परमिशन लगती है, कि हाँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, और उसके लिए आप समर्पण दोगे, तो उसके पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, मैं उस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उसको एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे इस बॉडी को एज़ अ वेसल एज़ अ यूज़ करने के लिए। ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा मतलब होता है।
बहुत गहराई से एक्चुअली आपने कॉन्ट्रैक्ट को समझाया। मुझे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट के पीछे इतना लंबा मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है और इतनी डीप थिंकिंग के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है और उस लेवल की आत्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो कि परम स्थिति पे पहुंच गई है, मतलब ईश्वर से कुछ कदम नीचे है, उस स्थिति पे पहुंची हुई सोल्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आपने बताया कि ये आपका आखिरी जन्म है, ऐसा आपको ध्यान में बताया गया है, दिखाया गया है। ये तो मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो 1,44,000 या जितना आपने बताया उनमें से एक आप हैं जो आज खुलकर सामने आए हैं, बता रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे मगर काम उनका चल रहा है। तो चल रहा है। आपने एक चीज और बताई अभी मुझे कि एक वेसल है, यानी ये शरीर एक वेसल है, एक बर्तन है, खाली बर्तन है, उसमें हम पानी जैसे डालते हैं उसी तरीके से शरीर में एनर्जी आती है, काम करती है और काम खत्म होने के बाद चली जाती है। जैसे आपने फर्स्ट एपिसोड में श्री कृष्ण के बारे में और अर्जुन के बारे में बताया था, राइट? तो अभी मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी कि आपने बताया था गुजरात की एक मैडम है, उन्होंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया क्योंकि आपके सपने में कॉन्ट्रैक्ट आता था और आपके घर में आपने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। और वो जो गुजरात में मैडम बैठी थी वो आपसे जान पहचान कुछ नहीं थी, आप एक से जो पूरी एक पूरी फोन, एक आपके सब्सक्राइबर के थ्रू कैसे कैसे वो आपसे उनकी जुड़ी माँ थी। की हाँ उनकी उनकी। माँ की हाँ, तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि आपके सपने में क्या घट रहा था, वो मैडम को पता चल गया जो गुजरात में बैठी हुई थी। और क्या वो मैडम आज भी आपसे जुड़ी हुई हैं, आपको गाइड करती हैं किसी तरीके से, क्योंकि आपने कहा था वो गुरु तत्व थी। देखिए वो अभी मेरे साथ 2.5 साल से नहीं है कांटेक्ट में। और ये मेरे सारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, उन सबको पता है कि प्रकृति मैडम मेरे साथ 2.5 साल से कांटेक्ट में नहीं है। मैंने उनको कई बार मैसेज भी डाले थे तो उसका कांटेक्ट हुआ नहीं है। मगर वो 108 जो फर्स्ट डिवाइन सोल्स है उनमें से वो है, मुझे मैं जानता हूँ। और यहाँ पे मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े ऐसा मेरी आत्मा का नहीं है, ये नंबर्स है। मेरे आत्मा का एक नंबर है 1,44,000। एक फर्स्ट जो है दैट इज द कल्कि एंड द सेकंड वन इज अ वैष्णवी। फर्स्ट वन में वही है, वही एक नंबर वही है, कल्कि एंड वैष्णवी। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे जो 108 फर्स्ट वाले हैं वो, और उसके बाद में जो 1008 उसके नीचे फिर उसके मल्टीप्लीकेशन में उसका हर किसी मेरे आत्मा का एक नंबर है। मैं डॉक्टर विलास जगदाई नहीं हूँ, मेरी आत्मा का एक नंबर है जो मैं कनेक्ट करूंगा उस फ्रीक्वेंसी पे मेरी जो रहेगी उस लेवल की आत्मा का जो भी कनेक्टेड है वहां पे मैं कनेक्ट करूंगा। तो वो जो मैडम थी वो टॉप 108 में से है। और कई सारे मुझे पता है भारत में कितने उसमें से कुछ मैं जानता हूँ। तो वो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता है, पावर एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। इस शरीर की एनर्जी, वो जो टॉप के 108 है वो गुरु तत्व है। आज उन्होंने मुझे कुछ सिखाया है। अब कहीं और कुछ भी पे उस और बंदे को जो टॉप के 108 में के आते हैं उनको जरूरत होगी, वो वहां पे गई है और उनके अंदर वो वहां का जो बंदा रहेगा उसकी एनर्जी यहाँ पे आएगी। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। जैसे शस्त्रागार में कोई तलवारबाज रहता है, कोई तीरंदाज रहता है, जैसे कोई राइफल शूटिंग में आता है, कोई पिस्टल शूटिंग में अच्छा होता है, तो कोई पाक कला में अच्छा होता है। तो उसी तरह से ये 108 वो अलग अलग इसके फैकल्टी के इंचार्ज है और वो इस अलग अलग एनर्जीज का ट्रांसफर करके उस चीज का नॉलेज देने के लिए वो ट्रांसफर होती रहती है। तो अभी जो मैडम है वहां पे उनकी एनर्जी नहीं है, वो ट्रांसफर हो चुकी है, तो इसलिए वो कांटेक्ट में नहीं है। ये मतलब आज तक जो है ना विलास जी, हम किसी भी कोर्स को करने जाते थे ना स्पिरिचुअलिटी में, जब हम किसी कोर्स को करते हैं, किसी वर्कशॉप को करते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज के नाम पर हम पैसे देते हैं। 501, 101 रुपए, 1,001 रुपए, जो भी फीस होती है सामने वाला टीचर की वो अपना लेता है, उसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। आज एक्चुअल समझ में आया एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है। ये जो बॉडी के अंदर की जो सोल का जो एनर्जी है ना, मतलब दो आत्माएं हैं, एक इसके अंदर एक इसके अंदर, आपस में चेंज हो रही है, इसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। यहाँ एनर्जी एक्सचेंज होकर के अपना अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि आज आप जिस वेसल में हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद आप ये वेसल खाली करके किसी और वेसल में चले जाएं और आपके वेसल में कोई और आकर के बैठ जाए, वो अपना फिर रोल प्ले करेगा जो उसको करना है, राइट? जी। पर उसके पहले जो मेरी इस आत्मा के कर्म बंध है वो तोड़े जाते हैं। पहले आपको, आप जब तक आप आपके सोर्स ऑफ ओरिजिन के साथ, यानी मेरे प्रीवियस जो 7 बर्ता हुए मुझे वो पहले पिछले 6 साल दिखाए गए हैं।
मैं पिछले 6 साल मेरे एक एक जब भी मेडिटेशन में बैठा हूँ एनर्जी ली है, तो मेरे प्रीवियस एक अगर ये 8वां है तो मेरे पिछले कुछ महीने पहले 7वां देखा, फिर उसके कुछ महीनों बाद फिर 6वां, फिर कुछ महीनों बाद फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, फिर 1, और उसके बाद में सबसे जहां से मैं आया हूँ, जहाँ सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है, और यहाँ पे हर कोई अलग अलग डायमेंशन से आए, तो वो जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, तब तब फिर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी उसके एक टर्म्स एंड कंडीशन है। जब तक आप सोर्स ऑफ ओरिजिन से नहीं मिलोगे, जब तक अभी मोबाइल मैंने चार्जिंग पे लगाया है, अब ये चार्जिंग हो रही है, इस पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे मीटर बटन जहाँ लगा है वहां से आ रही है, उसके पहले वो मेरे मीटर से आ रही है, मीटर के पहले खंबे से आ रही है, खंबे से पहले वो हाई पावर वोल्टेज से आ रही है, उससे पहले जहां वो जनरेट हुई है वहां से वो आ रही है। तो जब तक आप सोर्स ऑफ ओरिजिन से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर कितनी पावर है, हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम अ, जो भी श्री कृष्ण ने जो भी सुदर्शन चक्र चलाया, या फिर श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, कर्ण ने, जो भी जो अस्त्र थे, वो उनकी कुंडलिनी की ताकत थी, वो कुंडलिनी शस्त्र चलाते थे। तो आप जब तक आपके अंदर सोर्स ऑफ की ताकत नहीं आएगी, बेस मोबाइल के अंदर 1000 एमपीएच की बैटरी है, वो 12 घंटे चलेगी, मगर इलेक्ट्रिक की पावर सिर्फ 12 घंटे की थोड़ी चलने वाली है, वो तो टरबाइन भी चला रहे कंपनियों के, बड़े बड़े कंपनियों के। तो उसकी ताकत क्या है? तो आपको आपकी एनर्जी की, आपके आत्मा की ताकत पहचाननी पड़ेगी। जब तक आप जीरो तक नहीं जाओगे, आपको आपकी ताकत नहीं पता चलेगी। जब ताकत पता चलती है, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जब तक आपके अंदर, अगर ये वेसल है तो इस वेसल की भी ताकत जब तक नहीं बनेगी, तो अगर मैंने परसों में वीडियो में बताया था, ये माटी का, ये बॉटल है माटी की, अब माटी का घड़ा लीजिए, पहले इसको मट्टी को गोंदा जाता है, रोंदा जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, फिर उसको उस जो है कुम्हार उस चरखिया पे चक्कर चलाते पे, हैं। चक्कर पे घुमाता है, फिर उसको वो शेप देता है। वो मिट्टी तो पूरी घूम भी रही है, उसको शेप भी दे रही है, उसको लताड़ा भी जा रहा है शेप आने के लिए। फिर उसके बाद में उसको अंदर से बाहर से फिर उसका पूरा शेप देने के बाद, फिर उसको उठा के आखिर में भट्टी में रखा जाता है, उसको तपाया जाता है। फिर जब आप लेने जाते हो, तो पहले देखते हो भाई पका है क्या, ये तो डाल देंगे पानी में फूट जाएगा। तो ऊपर वाला भी जब आपके साथ साथ आपकी कर्म बंध तोड़ता है, फिर आपकी होती है तपस्या, आपकी तपाया जाता है, आपके कर्म बंध तोड़े जाते हैं, इस मोह को तोड़ा जाता है, ये सब लेयर परतें आपकी हटाई जाती है, आपके 7 जन्मों के 7 कर्म बंधो जो जिनसे जुड़े हुए, उन सब से तोड़ा जाता है। अर्जुन के साथ क्या किया श्री कृष्ण ने? भाई ये तेरे भीष्म पितामह नहीं है, ये तेरे गुरु नहीं है, ये तेरे चचेरे भाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अरे कोई नहीं है तेरा, तेरा जो है पटका है, मेरा मेरा मेरा, अरे कोई नहीं है तेरा। ये जब बता के गए हैं, और आज भी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, देखते हैं, समझ नहीं पाते, यहाँ पे कोई नहीं है। आपको जब कर्म करने की जब नौबत आएगी, मैं मेरे वीडियोस में कहता हूँ, जो वाल्या थे डाकू, वाल्या के वाल्मीकि बने, जब नारद मुनि उनसे मिले, तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई उसको लूटने आए थे, मारने आए थे, या फिर आप गौतम बुद्ध जी के इसमें की अंगुलीमाल की कहानी देख लीजिए, भाई तू जो कर रहा है किसके लिए कर रहा है? बोले मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। फैमिली के तो लिए, हाँ। तू जो पाप कर रहा है उसमें तेरी भागीदारी है क्या? वो पूछ के आता हूँ, बोले तू जा, मैं यही बैठूंगा, मुझे कोई टेंशन, तू जा या मैं यही हूँ। गया, बीवी से पूछा, मेरे पाप में भागीदारी बनेगी? बोले मैं क्यों बनूं, तुमने किया है कर्मा, तुम भुगतो। बच्चों से पूछा, बच्चों मेरे पाप में भागीदारी बनोगे? मैं क्यों बनूं, तुम बनो, तुम्हारा काम था, हमें पैदा किया, हमें संभालना। माँ बाप से पूछा, मेरे कर्मों में कुछ भागीदारी बनोगे? अरे हम क्यों बने, हम बूटे, तेरी जिम्मेदारी है हमें संभालना, अब तूने पाप करके हमें संभाला, हमने कहा था पाप करने को। ये लोग सिर्फ कथा सुनते हैं, मगर इस पे अमल करते वक्त कोई नहीं ये सोचता है कि तुम जो कर रहे हो वो सच में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ है क्या, ये सही कर्मा है क्या। तुम अगर किसी का हक छीन रहे हो, तुम किसी पे अन्याय कर रहे हो, तो तुम ही कर्मा, जब तुम बना रहे हो, आज लोग करप्शन में जाते हैं, करप्ट करते हैं,
डॉक्टर्स लोग गलत ट्रीटमेंट करते हैं, अननेसेसरी में देखा है कई डॉक्टर्स तो भाई उसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं रहती, ऑपरेशन करा देते हैं। एंजियोप्लास्टी स्कैम बन चुका है, जाते हैं एंजियोग्राफी करती, भाई तेरे अंदर तो 5-5 ब्लॉक 4-4 ब्लॉक हो गए हैं। कई सारे डॉक्टर्स देखे, ईमानदार है अच्छे डॉक्टर्स, मगर आज खराब भी है। एक आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर मुझे दिखाइए कि जिसके पास खुद का आज बंगला और गाड़ी और सोना नार का, कितने पकड़े गए। अभी बिहार का एक बंदा पकड़ा गया, 3 महीने पहले एसडीएम बना था। मैं तो पैसे के लिए, मैं देश की सेवा के लिए और बिहार की सेवा के लिए मैं प्रशासन की सेवा में आना चाहता हूँ। 3 महीने बाद 60 लाख रुपए की लाश लेते हुए पकड़ा गया है। तो ये जो चल रहा है ये कर्मा, अब ये जो कर रहे हैं इन्होंने कमाया है, गाड़ी बंगले सब बना लिए तुमने, और ये जो कमाई की है ये कोई ईमानदारी की नहीं, जैसे बालावाल और अंगुली बल कर रहा था, तो इसके कोई डर है ही नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे लोगों को हम जो कर रहे हैं उसका डर ही नहीं है। ये जो हो रहा है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ब्लैक होल के अंदर जो रियल चल रहा है उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, और इसके अंदर क्वांटम थ्योरी के अंदर इसे टेंगलमेंट, क्वांटम टेंगलमेंट कहा जाता है। ये जो आपने इंटेंगलमेंट की बात की ना, इसको मैंने अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले बहुत अच्छे से समझा है कि सोल भी इंटेंगल हो जाती है। जो हम आत्माओं को समझते हैं ना, सोल इंटेंगलमेंट हो जाती है और फिर इतना चक्रव्यूह सा बन जाता है कि 4 जन्म पहले की जो आत्माएं हैं उनका भी कर्म अभी तक आपके ऊपर ड्यूब रहता है। उससे हमें जब हम फ्री होते हैं तब जाकर के हम इस लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। और ऐसे केस स्टडीज मैंने अपने घर में देखी और फिर मेरे को तब समझ में आया कि सोल भी इंटेंगल होती है मैं जब आपसे आप। कहा ना कि आपके प्रीवियस बर्था में आपने जिनके साथ जो जो किया है वो कर्म बंध यहाँ पे जब टूटेंगे तभी आप उस यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे, और वो तोड़े जाते हैं, वो लाए जाती है, परिस्थितियां बनाई जाती है। और जो बॉट्स होते हैं, जो नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है। वो अपनी जिंदगी जी रहे, वो अपना कर्जा ले रहे, वो हफ्ते भर रहे, उनका चल रहा है, उनकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं गिरता है। जो यहाँ पे है जिनके साथ उस आत्मा ज्ञान आत्मबोध जो हो रहा है, जो उस यात्रा में है, जिनको चूज किया गया है उस 64 करोड़ के अंदर, और उनको ले जाने के लिए जो 1,44,000 है, उनकी ये यात्रा है, वो ही इस यात्रा में जुड़ पाएंगे, उस आध्यात्मिक यात्रा में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। और जो नहीं जुड़ जाएंगे वो उसमें है ही नहीं है। जब आपका रोल ही नहीं है पिक्चर के अंदर तो आपको कास्ट कौन करेगा? वो कास्टिंग भी तो होनी चाहिए, कास्टिंग करने वाला भी तो बैठा हुआ है, कर्म विधाता जो लिख बैठा है, चित्रगुप्त, वो बैठा है, वो देख रहा है भाई इसका कैरेक्टर है क्या अगले मूवी में, नहीं इसका कैरेक्टर निकाल दो इसको। वो आएंगे नहीं उस यात्रा में, उस 5th डायमेंशन में जो पृथ्वी जाने वाली है। अभी आप देखिए 45 लोग यूपी में हवा में उड़ के मर गए बेचारे। क्यों क्यों वो नहीं थे, क्यों नहीं रहे? कोविड के अंदर इतने लोग बेचारे मर गए, क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका था ही, उनका है ही नहीं रोल अगले सीरीज में, वो बस एज एक प्लेइंग कैरेक्टर्स है, उनका चल रहा है। तो एक यूरोपियन रशियन साइंटिस्ट है, उसने डाटा दिया था कि पृथ्वी पे वाई क्रोमोसोम सिर्फ 10% बचा था। एक ऐसा पीरियड आया था कि जहां पे पूरे पृथ्वी पे वाई क्रोमोसोम सिर्फ 10% बचे थे एक्स क्रोमोसोम के कंपेयर में। अभी भी जो महाभारत 2.0 के बाद होगा तो यहाँ पे 1:6 रेशियो रहने वाला है, 6 फीमेल और 1 मेल। ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, ये तो कोई और बोल भी नहीं रहा है क्यों होने वाला है ऐसा, क्या होने वाला है। क्योंकि फिर से यहाँ पे अब जितने स्वार्थी आदमी होता है कि औरतें नहीं होती। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बिजनेस में फेल हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड प्रेम में फेल हो गया, आत्महत्या कर लेगा। स्वार्थी होता है आदमी, मेल जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। तो ये जो कलयुग में जो ये रिपू है, षड रिपू, ये मेल्स पे ज्यादा है। आज जो भी चल रही है कंपटीशन, सारे बिजनेसमैन देखिए मैक्सिमम फीमेल्स कितनी उसके अंदर, मेल्स ही है, उनके अंदर एक असल चल रहा है सब कुछ। जो भी वॉर पे जा रहे हैं सब मेल्स ही जा रहे हैं वहां पे वॉर में, जो भी डेलीगेट्स जा रहे हैं फॉरेन पे, मिनिस्टर्स सब मैक्सिमम मेल ही है। तो मेल रेशो यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से इनको डिजर्विंग नहीं रख सकते अगले आने वाले सतयुग के अंदर। तो इसलिए मेल्स का रेशो एज लाइक महाभारत वहां पे 10% पे आने वाला है, और पर उसमें फीमेल भी बहुत सारी इस बार ये होने वाली है। रेशो 6:1 रहेगा। 19 करोड़ अगर मेल रह रही है तो उसके 40 करोड़ 45 करोड़
फीमेल्स रहेगी। और ये भी आज भी कहता हूँ आपको, राज जो करेगी इस पृथ्वी पे वो फीमेल्स करेंगी। आज मेल डोमिनेंस है यहाँ पे। सारे देखिए, सारे प्रेसिडेंट, सारे प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम मेल से, घर मेल चलाते हैं, घर मेल डिक्टेट करते हैं। मगर आने वाले भविष्य में 2030 के 32 के बाद में फीमेल्स ओरिएंटेड, फीमेल डोमिनेटिंग ये समाज बनने वाला है। लोग मेल ईगो को हर्ट होगा तो होगा, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं। ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो आज से पहले भी पितृ सत्ता बाद में आई है, सत्ता है। आप अगर प्रीवियस जाके देखेंगे तो मातृसत्ताक समाज था, माता चलाती थी। अगर आप जाके स्पार्टन भी देख लेंगे तो वहां पे भी आप देखिए कि वो जो थी वो रानी ऑर्डर करती, हाँ जाओ लड़ने, तब स्पार्टन जाते हैं। आप थोड़ा और पीछे जाएंगे, 1000 साल या 2000 1500 साल पुराने इसमें, तो राजा को रानी क्या परमिशन देती थी, हाँ तुम जाओ युद्ध में, ऑक्शन करती थी। तो मेल डोमिनेट मातृसत्ता थे पहले हम। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो उनके माता जी ने, जिजा माता जी ने उनको ट्रेन किया, को पूरे जो शौर्य की गाथा है वगैरह सिखाई, और नारी का सम्मान और सब चीजें उन्होंने बताई। अशोका जो था, सम्राट अशोक, वो उसके माता के साथ रहा था बचपन में, बाद में अपने पिता के पास गया, तो उनको माँ ने उनके ट्रेन किया था। और जानबूझ के हमें ये सब गौतम बुद्ध के बाद का भारत बताते हैं। गौतम बुद्ध जो थे वो आए और वहां पे शांति हो गई है, मगर ये क्यों नहीं बताते कि गौतम बुद्ध जो थे उनके टाइम पे ही जो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक तक हरा दिया था। ग्रीस को हरा के यूरोप तक भारत का साम्राज्य था। उसके बाद ये जो अशोका, सम्राट अशोका आया, उसने तो वही पूरे अफगानिस्तान, चाइना और नीचे केरल तक उसका साम्राज्य बढ़ाया। तो ये हम दुनिया पे राज करते थे। श्री कृष्ण के बाबत देखेंगे तो अफगानिस्तान में श्री कृष्ण के सामने से श्री कृष्ण की मूर्ति और पीछे से बलराम जी की मूर्ति, कॉइन्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। भाई कहाँ कैसे गए वहां पे? जो राजा जिस राज्य में सत्ता चलाता है उसी का कॉइन चलता है। इसका मतलब अफगानिस्तान के वहां तक श्री कृष्ण की द्वारका का राज्य था। ये चीजें हमें इसलिए जानबूझ के नहीं बताते कि कहीं अगर ये भारतीयों का डीएनए अगर जागरूक हो जाएगा, या सिर्फ टेक्नोलॉजी में, आईटी में और डॉक्टर्स में, दुनिया के सबसे एक नंबर पे डॉक्टर्स है भारत के, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इंडिया देता है, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया देता है। कल अगर ये और ज्यादा खुद को उसमें ये कर लेंगे कि भाई सुपर पावर अमेरिका है, सुपर पावर चाइना बन रहा है, कल अगर ये जाग गए और कर बोले कि हम सुपर पावर बन जाएंगे जैसे हम 2,500 साल पहले थे, ये ना बने, इसलिए ये सिस्टमेटिकली ये जानबूझ के हमें उस तरफ नहीं जाने देते। और ये पॉलिटिशियन जो भी आए, जिन्होंने भी ये एजुकेशन बनाया है सिस्टम, ये मैकॉले की बनाए हैं, उस पर ही चल रहे हैं। हमें बनने नहीं देना चाहते हैं सुपर पावर, जो कि हमारे अंदर है, हमने हराया है, 2,500 साल पहले हराया है। 5,000 जब श्री कृष्ण थे तो अफगानिस्तान तक तो उनका राज्य था। पता नहीं और कोई आगे होगा जो समुद्र के अंदर चला गया होगा, जिससे द्वारका खुद चली गई है तो वो भी चला गया होगा, पता नहीं हमें। तो ये चीजें हमसे जानबूझ के ये छुपाई गई, ये बताई नहीं गई है। डॉक्टर विलास, आप तो एक खजाना है जिसको जितना ज्यादा हम खंगालेंगे उसमें से चीजें उतनी ज्यादा निकलती जाती हैं। आध्यात्म के तो आपके अपने अद्भुत अनुभव रहे ही हैं, साथ में एक डॉक्टर होने के नाते, एक पढ़े लिखे स्टूडेंट होने के नाते आप चीजों को बहुत प्रैक्टिकल ढंग से भी समझाते हैं। और ये चीज बहुत कम लोगों में मिलती है कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी को भी इतनी गहराई से समझते हैं और साइंस को भी, तो उनका नाम होता है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। ऐसे बहुत कम लोग मुझे अभी तक के मतलब अपने इस पॉडकास्ट में मिले हैं। तो आप मुझे ऐसे मिले हो जिसको दोनों चीज की परख बराबर रूप से है। तो आपके पास, आपके साथ बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो आज हम थोड़ा सा विराम लेंगे, लेकिन मैं आपसे फिर जल्द मिलूंगी। देखती हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं वो इस बार के इस पॉडकास्ट को कैसा अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और उनके मन के भी जो प्रश्न होंगे, इस बार तो मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत समय निकल गया। अगले पॉडकास्ट में मैं वो प्रश्न आपसे लूंगी जो मेरे दर्शक आपसे पूछना चाहेंगे, चाहे वो आपके अनुभवों से रिलेटेड हो या फिर आपके ये जो आप जो कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने पीआईएल की बात की थी, आज था कि उस पर बात करेंगे, लेकिन
क्योंकि चर्चा लंबी चलेगी तो हम इस पर दोबारा जरूर जुड़ेंगे और पीआईएल के ऊपर बात करेंगे कि क्यों आपने वो करेक्ट। सारी पीआईएल डाली और उसके पीछे कारण क्या रहा। तो आज के लिए तो बहुत बहुत दिल से आपको आभार और जय धन्यवाद मैडम, हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।